तो बाकी कक्षा में अध्ययन करेंगे इसके बारे में, श्वसन तंत्र के बारे में। ठीक, मानव श्वसन तंत्र, ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। ओके, मैं आपको पहले भी समझा चुका हूं कि हमारे शरीर में क्या विभिन्न तंत्र होते हैं। यह तंत्र किसी विशेष अंगों के समूह से मिलकर बनते हैं। ओके, तो देख सकते हैं यहाँ पे हम यहाँ बात कर रहे हैं श्वसन तंत्र की, तो यहाँ अध्ययन करेंगे पहले श्वसन अंगों के बारे में। क्लियर है? सभी श्वसन अंगों को मैंने चित्र के साथ आपको प्रदर्शित किया हुआ है। आप देख सकते हैं कि कौन सा अंग कहाँ पे स्थित होता है हमारे शरीर में। क्लियर है? नाक, जब हम अपने नाक से श्वास लेते हैं तो जो नासिका गुहा होता है उसमें तो छिद्र होते हैं, है कि नहीं? कितने छिद्र हमारे नाक में? 2। तो एक मांसपेशियों की पट्टी द्वारा क्या होता है, 2 छिद्रों में क्या होता है, बटा होता है ना। और नासिका गुहा में क्या होते हैं, बहुत सारे छोटे छोटे बाल होते हैं और कुछ चिपचिपा श्लेष पदार्थ होता है जिसको हम क्या बोलते हैं, श्लेष्मा बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको? श्लेष्मा। तो ये क्या करते हैं, जब हम सांस लेते हैं तो हमारे सांस के साथ बहुत सारी अनावश्यक पदार्थ जैसे कि धूल के कण, धुआं, है कि नहीं, कुछ सूक्ष्म जीव भी क्या होते हैं, प्रवेश करने की कोशिश करते हैं। उसका काम क्या करता है, उनको रोकना। जब वायु हमारे नासा छिद्र से होते हुए कहाँ पहुंचती है, श्वास नली पहुंचती है। कहाँ पहुंचती है? श्वास नली पहुंचती है। तो श्वास नली क्या 2 भागों में बढ़ जाता है, दिख रहा है सबको यहाँ पे? ठीक है, इन श्वास नली में क्या होती है, बहुत सारे शाखाएं बढ़ जाती है। ठीक है ना, जिसको क्या बोलते हैं, श्वसनी कहते हैं। क्या बोलते हैं इसको हम लोग? श्वसनी कहते हैं। क्लियर है? इस श्वसनी में क्या होते हैं, गुब्बारे जैसी संरचनाएं होती है। देख सकते हैं आप लोग, दिख रहा है सबको? ये दिख रहा है सबको? ठीक है, तो जो श्वसनी होती है इनका अंतिम छोर जो होता है उसमें क्या होता है, बहुत सारी कोष लगे होते हैं। क्या होते हैं? कोष। गुब्बारे जैसे क्या होती हैं, कोष लगी होती हैं, जिसको हम वायु कोष कहते हैं। क्या मैं भूल गया था क्या, मैं सिरे पे यहाँ लिखा हुआ है ना, यहाँ तो उसको NBDONI। ठीक है, जब हमारी जो वायु है नासिक छिद्र होते हुए श्वास नली में प्रवेश करती है, प्रवेश करने के बाद हम देख सकते हैं कि श्वास नली क्या 2 भागों में विभक्त हो जाती है, 2 भागों में विभाजित हो जाती है। क्लियर है? ठीक, अब देख सकते हैं कि यहाँ पे जो जब 2 भागों में विभक्त होती है तो और बहुत सारी शाखाओं में क्या होती है, विभक्त हो जाती है, जिसको हम क्या बोलते हैं, श्वसनी कहते हैं। क्या बोलते हैं इसको हम लोग? श्वसनी, जिसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, ब्रोंचाई। ओके, इन ब्रोंचाई के जो अंतिम छोर में गुब्बारे जैसी संरचना होती है जिसको हम क्या बोलते हैं, वायु कोष कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? वायु कोष। क्लियर है? जब हम सांस लेते हैं तो वायु कोष क्या खुल जाता है, तो क्या होता है, खुल जाता है। जैसे गुब्बारा खुलता है ना, वैसे क्या है, वो भी क्या होता है, खुल जाता है। क्लियर सबको? अब इस वायु कोष से क्या होता है, जो ऑक्सीजन है, जब सांस लेते हैं क्या होता है, ऑक्सीजन हम सांस लेते हैं तो इस वायु कोष के माध्यम से क्या होता है, वो रक्त में जाके मिल जाता है। किसमें मिल जाता है? रक्त में। क्लियर है? उस ऑक्सीजन को पूरे हमारे शरीर की विभिन्न कोशिकाओं तक पहुंचाता है। कहां तक पहुंचाता है? पूरी शरीर की विभिन्न कोशिकाओं तक पहुंचाता है। कोशिकाओं में क्या होता है, शर्करा पहले से मौजूद रहता है। बताया था ना मैं, जब पाचन तंत्र पढ़े थे मैं, तो बताया छोटी आंत में जब पाचन होती है तो क्या होते हैं, जो अणु होते हैं, ठीक है, भोजन के, वो क्या करता है, उसको रक्त क्या करता है, पूरे शरीर की कोशिकाओं में पहुंचा देता है। ठीक है ना, तो वह शर्करा के रूप में क्या वहां पे स्थित होता है। जैसे हम सांस लेते हैं तो ऑक्सीजन क्या होता है, रक्त के माध्यम से जाके प्रत्येक कोशिकाओं में पहुंचता है और वहां उपस्थित कोशिकाओं में उपस्थित शर्करा को की क्रिया ऑक्सीजन के साथ रासायनिक अभिक्रिया होती है, तो उससे कार्बन डाइऑक्साइड, जल वाष्प और ऊर्जा मुक्त होती है। क्लियर है? यही ऊर्जा जो होती है हमारे शरीर की विभिन्न क्रियाओं के लिए क्या होती है, काम आती है। इसी ऊर्जा के माध्यम से, इसी ऊर्जा को उपयोग करके हम लोग अपने दैनिक जीवन की विभिन्न क्रियाओं को संपन्न कर पाते हैं, जिसको हम लोग दैनिक क्रिया बोलते हैं। ठीक है ना, लिखना, पढ़ना, खाना, घूमना, पीना, है ना, जो भी क्रिया करते हैं इसी ऊर्जा के माध्यम से करते हैं। क्लियर है? तो फेफड़ा जिस गुहा में स्थित होता है उसको हम बोलते हैं वक्ष गुहा। क्या कहते हैं हम उसको? वक्ष गुहा। समझ में आया सबको बात मेरी? ठीक, अब हम आगे देखते हैं। फेफड़े के नीचे क्या होता है, एक प्रकार के मांसपेशियों से बनी
पतली झिल्ली होती है, देख रहे हैं आप लोग, इसको हम बोलते हैं डायफ्राम बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको हम लोग? डायफ्राम। जब हम सांस अंदर लेते हैं, ठीक है ना, तो डायफ्राम क्या होता है? नीचे की ओर गति करने लगता है। क्लियर है? जब हम सांस को बाहर छोड़ते हैं तो क्या होता है? डायफ्राम के ऊपर की ओर गति करने लगता है। क्लियर है बात मेरी? ठीक। अब हम आगे बात करते हैं श्वासोच्छ्वास के बारे में, ठीक है ना। सांस का अंदर लेना और सांस का बाहर छोड़ना, इस क्रिया को बोलते हैं श्वसन। क्या बोलते हैं इसको? श्वसन क्रिया बोलते हैं। इसी को हम बोलते हैं श्वासोच्छ्वास बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? श्वासोच्छ्वास। क्लियर बात मेरी? ठीक। अब हम बात करते हैं कि देख सकते हैं हम लोग कि जितना बार 1 मिनट में हम जितनी बार श्वसन करते हैं, श्वसन मतलब समझ गए ना, सांस के अंदर और बाहर छोड़ना, दोनों क्रिया को मिला क्या बोलते हैं? श्वसन करते हैं। क्लियर है? सांस लेना और सांस को बाहर छोड़ना, इन दोनों क्रियाओं को मिला के क्या बोलते हैं? हम श्वसन क्रिया करते हैं। श्वसन क्रिया को हम एक शब्द में बोले क्या बोलते हैं? उसको श्वासोच्छ्वास बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको? श्वासोच्छ्वास। क्लियर है? ठीक। हम जो मानव जो होते हैं, जो श्वसन करते हैं 1 मिनट में, कितने मिनट में? 1 मिनट में। 1 मिनट में जो श्वसन करते हैं, जितने बार श्वसन करते हैं, उस दर को हम क्या बोलते हैं? श्वसन दर। तो क्या होता है? वायु क्या होता है? हमारे शरीर के अंदर प्रवेश करती है और हमारे नासिका क्षेत्र, नासिका गुहा से होते हुए कहाँ पहुंचती है? श्वसन नली में पहुंचती है। ठीक है ना? श्वसन नली में पहुंचने के बाद वायु जो है 2 भागों में विभाजित हो जाती है। क्लियर है? और देख सकते हैं कि जो श्वसन में विभाजित होने के बाद बहुत सारी शाखाओं में बढ़ जाती है। इस शाखाओं को हम क्या बोलते हैं? श्वसनी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? श्वसनी। इसी को हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं? ब्रोंचाई। ठीक है ना? अब इस संरचना को, इस श्वसनी को सपोर्ट करने के लिए, है ना, सुरक्षित रखने के लिए, इस ढांचा को सुरक्षित रखने के लिए इसके बाहर एक प्रकार की संरचना होती है जिसको हम क्या बोलते हैं? फेफड़ा कहते हैं। क्या बोलते हैं इसको? फेफड़ा। फेफड़ा हमारे शरीर के एक जिस गुहा में स्थित होता है उसको हम क्या बोलते हैं? वक्ष गुहा कहते हैं। ठीक है ना? सांस लेने के दौरान क्या होती है? वायु क्या होती है? श्वसनी से होते हुए कहां पहुंचती है? वायु कोश में पहुंचती है। कहां पहुंचती है? वायु कोश। जैसे हम सांस लेते हैं वायु कोश क्या फूल जाती है। क्या होती है? फूल जाती है। जैसे वायु कोश खुलती है उसके बाद जो ऑक्सीजन जो होता है, हवा वायु का जो ऑक्सीजन होता है वो कहां चला जाता है? ब्लड में, रक्त में जाके मिल जाता है। ठीक है ना? रक्त क्या करता है? शरीर के विभिन्न भागों में उस ऑक्सीजन को पहुंचाता है। ठीक है? और प्रत्येक भाग में क्या होता है? हमारा शरीर किससे मिलकर बना होता है? कोशिका से मिलकर बना होता है। तो रक्त क्या करता है? हमारे सभी कोशिकाओं में उस ऑक्सीजन को पहुंचाता है। पाचन क्रिया के दौरान हमारे शरीर में रक्त के माध्यम से क्या होता है? शर्करा पहुंचा दिया जाता है पहले से ही। उसके साथ क्या होती है? ऑक्सीजन की क्रिया हो जाती है। ठीक है ना? इस रासायनिक क्रिया के फलस्वरूप कार्बन डाइऑक्साइड, जल वाष्प और ऊर्जा हमको मुक्त होती है। क्लियर है? तो फिर पुनः रक्त के माध्यम से कार्बन डाइऑक्साइड को वापस किसको दिया जाता है? वायु कोश को दे दिया जाता है। ये वायु कोश क्या करती है? वायु कोश से कार्बन डाइऑक्साइड इस श्वसन नली से होते हुए फिर क्या होती है? शरीर से बाहर चली जाती है। क्लियर है? समझ में आया सबको? ठीक है। जल वाष्प भी क्या होता है? हमारे श्वास के द्वारा भी बाहर आ जाता है। ये जो ऊर्जा होती है हमारे शरीर में क्या होती है? संचित हो जाती है। ठीक है ना? और इसी का हम उपयोग करते हैं दैनिक जीवन के सभी क्रियाओं को संपन्न करने के लिए। हमारे शरीर में जितनी भी जैविक क्रिया होती हैं वह किसके माध्यम से संपन्न होती है? इसी ऊर्जा के माध्यम से संपन्न होती है। ठीक है? डायफ्राम के बारे में है ना? डायफ्राम क्या होता है? हमारे फेफड़े के नीचे स्थित होता है। यह मांसपेशियों से बनी पतली झिल्ली होती है। क्लियर है? यह झिल्ली होती है, जब हम सांस अंदर लेते हैं तो झिल्ली क्या होती है? नीचे की ओर गति करती है। जब हम सांस छोड़ते हैं तो यह झिल्ली क्या होती है? ऊपर की ओर गति करती है। ठीक है ना? तो बोल सकते हैं कि श्वास लेने के दौरान क्या होती है? इसमें क्या होता है? फैलाव होता है। क्या होता है? इसमें वो फैल जाता है, वो तो नीचे की गति करती है। जब हम सांस छोड़ते हैं इसमें क्या होता है? संकुचन होता है। क्या होता है जी? संकुचन। और यह ऊपर की ओर गति करने लगता है। क्लियर है? इस प्रकार क्या होता है? मनुष्य में क्या होता है? श्वसन की क्रिया संपन्न होती है। अब बात करेंगे अन्य जंतुओं में श्वसन कि जो अन्य जंतु होते हैं उसमें किस प्रकार से श्वसन होता है।
उनमें कौन कौन से श्वसन पाए जाते हैं, ठीक है ना। तो देख सकते हैं पहला श्वसन के बाद हम बात करेंगे फेफड़ा, ठीक। फेफड़ा जो होता है, जैसे हम मनुष्य की तरह गाय, भैंस, सांप, छिपकली, पक्षियां भी क्या करती हैं, फेफड़ों की सहायता से श्वसन करती हैं। क्लियर है। इसी प्रकार कुछ अन्य जंतु, तितली हो गया, तिलचट्टा हो गया, मच्छर, इनके शरीर में क्या होती है, बहुत सारी श्वास नलिकाएं होती हैं। पतली पतली क्या होती हैं, श्वास नलिकाएं होती हैं, जो क्या होती है इसके शरीर के बाहर छिद्र के रूप में खुलती है, वो वहीं से श्वसन कर लेती है, ठीक है ना। कुछ जंतु जैसे कि जोंक हो गया, केचुआ हो गया, मेंढक हो गया, है ना, इनके जो त्वचा जो होता है एकदम चिपचिपा होता है, गीला होता है। क्लियर है। उसमें बहुत सारे छोटे छोटे छिद्र पाए जाते हैं, तो ये क्या करते हैं, त्वचा से श्वसन करते हैं। क्लियर है बात मेरी। उसके बाद होता है मछली, जलीय जंतु जो होते हैं, जैसे मछली हो गया, कुछ और जलीय जीव, है ना, जो क्या करते हैं, गलफड़ों की सहायता से क्या करते हैं, श्वसन करते हैं। किसकी सहायता से, गलफड़े, जिनको हम गिल्स भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, गिल्स। क्लियर है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने मछली की चित्र बनाया हुआ है ना। तो मछली क्या होता है, जो पानी में घुली हुई ऑक्सीजन का श्वसन करते हैं लोग। क्लियर है। श्वसन के दौरान क्या करता है, जो पानी में घुली ऑक्सीजन को ये ग्रहण करता है, उसके लिए क्या होता है, इसके शरीर में गलफड़ा श्वसन अंग के रूप में विकसित होता है, ठीक है। ये जो गलफड़ा होता है पानी में उपस्थित ऑक्सीजन को अवशोषित कर लेता है, साथ ही जो कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है वो क्या करता है, इस पानी में उसको मिला देता है, ठीक है, गलफड़ा। फिर ये पानी के जो कार्बन डाइऑक्साइड है वह पानी के माध्यम से शरीर से बाहर निकल जाता है। क्लियर है बात मेरी। मैं पहले बताया तुम लोग को, जो भी जीव जंतु होते हैं वो सब क्या करते हैं, ऑक्सीजन को क्या करते हैं, अंदर लेते हैं, और कार्बन डाइऑक्साइड को क्या करते हैं, बाहर छोड़ते हैं। क्लियर है। बस इनमें क्या होता है, श्वसन अलग अलग होते हैं, बाकी पूरा क्रिया क्या होती है, सेम रहती है। सांस को अंदर लेना और सांस को छोड़ना, सांस लेते समय ऑक्सीजन को लेना और सांस छोड़ते समय कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालते हैं। क्लियर है बात मेरी। अब हम बात करते हैं पौधों में श्वसन। पौधों में जो श्वसन होता है वो थोड़ा भिन्न होता है जंतुओं की तुलना में। क्लियर है। हम देख सकते हैं, यदि हम किसी पौधों की पत्तियों को देखेंगे किसकी सहायता से, सूक्ष्मदर्शी की सहायता से, तो उसके पत्तियों में को असंख्य छिद्र हमको दिखाई देंगे। क्लियर है। किसी भी पेड़ के पत्तियों को देखेंगे, पौधों के पत्तियों को देखेंगे तो नॉर्मल आंखों से नहीं दिखाई देगा, सिंपल आंख जाकर देखेंगे नहीं दिखाई देगा, है ना। यदि हम अगर एक सूक्ष्मदर्शी की सहायता लेंगे तब हमको उसके जो पत्ते की जो सतह पे असंख्य छिद्र दिखाई देता है। इस छिद्र को बोलते हैं हम लोग रंध्र बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, रंध्र। इसी की इंग्लिश में क्या बोलते हैं, स्टोमेटा। क्या बोलते हैं इसको, स्टोमेटा। इसी स्टोमेटा की सहायता से जो पौधे की जो पत्तियां होती हैं वह श्वसन करती हैं, ठीक है ना। श्वसन के दौरान इसी छिद्र के माध्यम से ही ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का आदान प्रदान होता है, ठीक है ना। सांस में जो जल वाष्प होते हैं वो भी क्या होते हैं, इसी छिद्र के माध्यम से पौधों से बाहर जाते हैं। क्लियर है। तो इसी छिद्र के माध्यम से क्या होता है, पौधों में के पत्तियों में क्या होता है, गैसों का आदान प्रदान होता है। क्लियर सबको, ठीक। अब देखिए कैसे होता है। दिन के समय, जब दिन का समय होता है तो पत्तियों के जो छिद्र कहाँ से खुले हुए होते हैं, ओके। इस छिद्र के माध्यम से क्या होता है, ऑक्सीजन, सॉरी, ये लोग क्या करते हैं, श्वसन में पहले कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, ठीक है ना। तो इस छिद्र के माध्यम से क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड क्या होता है, अंदर की ओर जाता है, ओके, और ऑक्सीजन गैस क्या होता है, बाहर की ओर निकलता है। इसका मतलब है सांस लेते हैं, क्या लेते हैं लोग, कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण करते हैं, जब सांस छोड़ते हैं तो ऑक्सीजन गैस को ये बाहर त्यागते हैं, छोड़ते हैं, ठीक है। उसी बाहर निकलने के दौरान जब इसके छिद्र खुले होते हैं तो सूर्य का प्रकाश में पड़ता है ना। तो जब पानी उपस्थित रहता है वो क्या होता है, जलवाष्प बन जाता है और वह इस छिद्र के माध्यम से बाहर चला जाता है। समझ में आया कि नहीं आया सबको, ठीक है ना। अब हम देखिए नागफनी का पौधा, देखियो नागफनी का पौधा, हाँ, एलोवेरा का पौधा देखे हो ना। तो क्या होता है कि उसमें बहुत सारे कांटे होते, देखना छोटे छोटे बहुत सारे कांटे होते उसके पत्तियों में। नागफनी लगा है कैक्टस वहां पे देखना, ठीक है ना। उसमें क्या होता है, बहुत सारे कांटे होते हैं। तो क्या होता है कि जो नागफनी जो होता है वह रेगिस्तान में पाया जाता है अधिकतर, है कि नहीं।
तो जब आप रेगिस्तान में क्या है, पानी की बहुत कमी होती है, रेगिस्तान पानी की बहुत कमी होती है, तो उस दौरान क्या होता है, उनके जो पानी को बचाने के लिए ये जो छिद्र होते हैं बहुत सारे कांटे उग जाते हैं, या बोल सकते हो हम लोग उन क्या करते हैं, छिद्र को कांटों में बदल देते हैं। अब जब सूर्य का प्रकाश पड़ेगा तो उस कांटे से क्या होता है, पानी की बूंदें क्या जलवाष्प नहीं बन पाती और वह पेड़ क्या सुरक्षित रह जाती है, पत्तों में सुरक्षित रह जाती है। इससे क्या होता है, पौधों के लिए पानी की जो कमी होती है पूरी हो जाती है कि नहीं भाई। रेगिस्तान पानी गिरता नहीं है, पानी की बहुत कमी होती है, और जब सूर्य के प्रकाश पूरे पानी को सोख लेगा तो पौधे क्या होंगे, मर जाएंगे। तो पानी की बर्बादी को, या बोल सकते हैं पानी की जलवाष्प बनने से, जलवाष्प बन के बाहर निकलने को तो बचाने के लिए क्या करते हैं, ये पौधे वहां पे जहां छिद्र हो वहां पे कांटे उगा लेते हैं, है कि नहीं। अब उस कांटों के माध्यम से क्या होता है, जलवाष्प उस पौधे के बाहर नहीं जा पाता। जो मोटे मोटे पौधे होते हैं, जो मोटे मोटे पेड़ होते हैं, उनमें क्या होता है, बहुत मोटे मोटे क्या होते हैं, छाल होते हैं, है ना। वह छाल क्या ऊतकों से मिलकर बने होते हैं। समानता ऊतक क्या करते हैं, खेत क्या करते हैं, उनको भी क्या होती है, श्वास लेने के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता पड़ती है। तो इसलिए जो छाल होता है बहुत सारे छिद्र पाए जाते हैं, रंध्र पाए जाते हैं, जिसको हम क्या करते हैं, वात रंध्र कहते हैं। तो इस प्रकार हम समझ सकते हैं जो पौधे होते हैं, जो पेड़ पौधे होते हैं, उनमें श्वसन रंध्र और वात रंध्र के माध्यम से होता है।